हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखेंगे ये मैंने लिखवा दिया हूँ, बीकॉम पार्ट 1 वाले स्टूडेंट के लिए है। और ये आज का ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ही है, आज इंट्रोडक्शन क्लास होने का है। और मैं बता दूं कि बीकॉम पार्ट 1 में ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन अक्सर आता है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, कभी कभी 2 थ्योरी आ जाती है जिस ईयर में प्रैक्टिकल नहीं क्वेश्चन पूछती है। तो इस तरह से ये चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से समझेंगे कि एनपीओ है क्या। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर व्यापारिक संस्था। ठीक है, तो गैर व्यापारिक संस्था वैसी संस्थाओं को बोलेंगे जिसका अपना मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट नहीं मतलब लाभ नहीं कमा करके समाज को और व्यक्तियों को, ठीक है, सेवा करना होता है। ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर व्यापारिक संस्था। क्या समझे, गैर व्यापारिक संस्था वैसी संस्था को बोलेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित न कर लोगों की सेवा प्रदान करना होती है, उसे हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्था में आता है कौन कौन सा संस्था, जैसे आपको आएगा कोई एजुकेशनल मतलब एनपीओ जो आता है, कह सकते हैं एनपीओ इंक्लूड्स, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा आएगा, तो देखिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शैक्षणिक कोई संस्था है। जैसे कोई आएगा हम लोग को क्या चाहिए, स्कूल आएगा, कोई स्कूल आ सकता है, ठीक है, कोई कॉलेज आ सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी आएंगे, यूनिवर्सिटीज आएंगे, ठीक है, क्योंकि शैक्षणिक संस्था हुआ पहला। क्या समझे, गैर व्यापारिक संस्था में पहला कौन है, शैक्षणिक संस्था। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखना, शैक्षणिक संस्था में क्या हो सकता है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई संबंधित काम होती है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेजेज हुआ और यूनिवर्सिटीज हुआ। ठीक है, स्कूल मतलब विद्यालय हुआ, क्या, कॉलेजेज मतलब महाविद्यालय हुआ, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय हुआ। ठीक है, कोई हॉस्पिटल मतलब हेल्थ सेक्टर, ठीक है, कोई भी हेल्थ में हुआ जहाँ हेल्थ का ट्रीटमेंट होती है, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ये भी गैर व्यापारिक संस्था है। इसका भी जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ भागलपुर में JLNMCH है, क्या, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है, ठीक ना। उस हॉस्पिटल में क्या होता है, वो सरकार ओपन करवा रखी है लोगों को सेवा करने के लिए। ठीक है, उसे बहुत सारे मेडिकल का छात्र है, उसमें पढ़ाई भी करता है, लोगों का सेवा भी हो जा रहा है, ट्रीटमेंट हो जा रही है, क्या, तो उसका क्या है, मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट नहीं अर्निंग करनी है। ठीक ना, तो ये हो गया क्या चीज़, हेल्थ कोई सेक्टर हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक ना। और हम लोग कह सकते हैं कोई जहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन होता है, ठीक ना, ओलंपिक एसोसिएशन कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्था है। कोई स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक ना, जैसे अपने यहाँ BCCI है, तो उसको प्रॉफिट हो या ना हो, क्या है, उसको क्रिकेट खिलवाना ही है। ठीक है, प्लेयर को टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट करते रहता है, क्या, और हम लोग को खेल चलते रहता है अपना इंडियन की ओर से, क्या, इंडियन की ओर से चलता है अपना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, क्या, तो उसका भी अपना प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग करने का, उसका भी क्या है, सेवा करने का भाव है, ताकि हमारे यहाँ की जनता इंटरटेनमेंट करे। हाँ, उसी में प्रॉफिट हो जाती है तो अच्छी बात है, ये नहीं कि लॉस के लिए करता, मतलब सेवा देने के भाव से करती है। ठीक है, ये सब क्या होगा, कोई स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कोई खेल एसोसिएशन जो भी है, ये सब क्या है, गैर व्यापारिक संस्था है। मतलब उसका क्या उद्देश्य है, प्रॉफिट नहीं अर्निंग करके क्या करना है उसको, मतलब कि सेवा प्रदान करना है, किसको, कोई व्यक्तियों को, कोई समाज को, अपने देश को, ठीक है, लोगों को कल्याण करना है। ठीक ना, तो अब तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर व्यापारिक संस्था में कौन कौन सी संस्था आती है। ठीक ना, इसमें कोई ट्रस्ट वगैरह भी आती है, ट्रस्ट भी इसी में शामिल होगी। साथ साथ अब जो होती है एनपीओ बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन सा ऐसा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन करती है, क्योंकि अपने कितना उसको रिसिप्ट हुआ, ठीक है, कितना पेमेंट हुआ, इस चीज़ को जानकारी के लिए। और साथ ही साथ एनपीओ में हम लोग को आता है टेम्पल भी आती है,
कोई आता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है पुण्यार्थ संस्था। पुण्यार्थ संस्था का मतलब होती है वैसी संस्था जहाँ पे पुण्य की काम की जाती है। जैसे हम लोग कहाँ पे करते हैं, टेम्पल मतलब मंदिर में, ठीक है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया मतलब चर्च हो गया, मतलब टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्क हो गया, मतलब मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, क्या ये सब क्या पुण्यार्थ संस्था जहाँ पे पुण्य का हम लोग काम करते हैं, मतलब कि अपना दान दे करके पुण्य का भागीदार बनते हैं, क्या भगवान हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, क्या ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या है, गैर व्यापारिक संस्था। अब क्या है कि गैर व्यापारिक संस्था भी अपना वित्तीय क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करती है, ठीक ना। वित्तीय विवरण जो होती है मतलब कि वो भी जानना चाहती है कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, ठीक है। वो भी जानना चाहेगा कि ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग को कितना सरप्लस हुआ और कितना डेफिसिट हुआ। सरप्लस मतलब अधिक्य, अधिक्य का मतलब प्राप्ति ज़्यादा हुआ मतलब अर्निंग ज़्यादा हुआ, और एक्सपेंडिचर कम हुआ मतलब खर्चा कम हुआ, ठीक ना। तो उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर बनाती है। उसके बाद वो लास्ट एट द एंड ऑफ ईयर में वो ये भी जानना चाहता है कि हमारे जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितना एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, मतलब कितना संपत्ति और कितना दायित्व है, ठीक ना। इस चीज़ को जानकारी के लिए क्या बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, ठीक ना। तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सा होता है, तो एनपीओ के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, फिनेंशियल स्टेटमेंट इसी को बोला जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है, पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर ई है। उसके बाद तीसरा होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तक समझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, मतलब दिखाया फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको आती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी होती है बैलेंस शीट। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन समझेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये तो रहा फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन की जाती है या बनाई जाती है। अब हम लोग समझेंगे जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट थी वो क्या था, जिसको बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक ना। ये जो हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसी को क्या बोलेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ठीक है। तो आप समझते हैं हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट क्या है। तो बोला गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है, या यूं कहे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए जस्ट टाइप ऑफ कैश बुक। इट इज स्टार्टिंग विथ ओपनिंग कैश बैलेंस एंड एंडिंग विथ क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। मतलब ये कि रिसीट एंड पेमेंट जो अकाउंट होती है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होती है, ये रोकर बही की तरह होती है, और ये भी जो होती है ये रोकर, ओपनिंग रोकर से स्टार्ट होती है और क्लोजिंग रोकर से वो एंड होती है, ठीक ना, यानी कि क्लोजिंग कैश से या कैश एट बैंक से, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता मतलब जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें जितने भी रिसीट होती है और जितने भी पेमेंट होती है, इन सब आइटम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। मतलब जितना भी प्राप्ति होती है और जितने भी भुगतान होती है, सभी को सभी हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता में लिखते हैं। किस टाइप का रिसिप्ट हो सकता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का। कोई भी रिसिप्ट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू, ठीक ना, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। एक रेवेन्यू नेचर होती है, एक होता है कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर
तो क्या समझे, प्राप्ति जो होगा दो प्रकार की होती है। जो हम लोग रिसिप्ट करेंगे, जो भी पैसा हम लोग रिसिप्ट करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रेवेन्यू नेचर, दूसरा होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो करेंट ईयर से रिलेटेड है, मतलब जो रेकरिंग नेचर का, मतलब कह सकते हैं रेवेन्यू मतलब रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब एगेन एंड एगेन, मतलब जो बार बार होने वाला है प्राप्ति। जैसे अगर मान कर चलो हम मंदिर है हमारे पास, उसका बुक सब पे अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो मंदिर में बार बार क्या आ सकता है, तो एक आ सकता है कोई आएगा सदस्य बनेगा तो एंट्रेंस फी हो सकती है, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ठीक ना, मतलब चंदा हो सकता है, डोनेशन मतलब हो सकती है दान हो सकता है, कोई मेंबरशिप फीस हो सकता है। जैसे होता है मंदिर में हम मेंबर बनना चाहते हैं, जैसे देखना बहुत सारे भजन वगैरह होता है, बहुत सारे बाबा है, परमात्मा है, जो सत्संग वगैरह होता है, तो उसका सदस्य बनना पड़ता है। सदस्य के लिए अपना फीस होता है 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ठीक ना, तो उसको मेंबरशिप फीस बोला जाता है। ये हमेशा होते रहेगा, मेंबर बनते रहता है, ज्वाइन होते रहता है, हटते रहता है, ठीक ना। ये सब होगा रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब आयगत प्राप्ति, मतलब जो हमेशा होने वाला, एगेन एंड एगेन, जो बार बार ऐसा होते रहेगा, जो बार बार टाइप का प्राप्त होते रहेगा। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो कभी कभी ऐसा होगा, जो रेकरिंग नेचर नहीं होगा, नॉन रेकरिंग नेचर, ठीक ना, मतलब ये जो होगा नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब नॉन लग जाएगा इसमें, रहेगा रेकरिंग, ठीक ना, मतलब जो बार बार नहीं होगा, एगेन एंड एगेन नहीं होगा प्राप्ति। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई फिक्स एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं, ठीक ना, जैसे हमारे पास मंदिर में बहुत सारे फर्नीचर रखा हुआ, आप देखते हैं वो ओल्ड हो गया, उसको बेच देते हैं तो उससे भी पैसा आ जाती है, तो कैपिटल नेचर होगा, वो कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है। मंदिर में बहुत सारे कुछ ऐसे रखा हुआ, कोई लोहा का सामान रखा हुआ पुराना हो गया, उसको बेच देते हैं कबाड़ी वाले से, कुछ पैसा आ जाती है, वो कैपिटल नेचर का हो गया, ठीक है। कोई लाइफ मेंबरशिप फीस बनना चाहता है, कोई ऐसा भी जनता है वो कहता है कि हम पूरे ज़िंदगी भर के लिए लाइफ मेंबरशिप बनना चाहते हैं, तो एकाएक टोटल पैसा दे देता है, तो क्या हो गया, वो कैपिटल नेचर का हो गया। दूसरी बात, कोई ऐसा भी दान करने वाला होता है, जैसे देखना कि जो क्या होता है, कभी कभी कोई मानता है कि हमको ये हो जाएगा तो हम मंदिर में एक बिल्डिंग बनवा देंगे, भगवान के नाम से एक मूर्ति चढ़ा देंगे, ठीक ना, भगवान को हम सोना के नथिया दे देंगे, ठीक है, भगवान को हम हीरा का ये चढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, कोई हमेशा नहीं देता है, ऐसा कभी कभी देता है, तो कैपिटल नेचर का हो गया, ये भी उसके लिए इनकम हुआ मंदिर के लिए, ठीक ना। या कोई मंदिर ही नहीं, हम सारा चीज़ को एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे लो, वहाँ पे भी बहुत सारे वहाँ पे प्राप्ति होते रहता है, जैसे कोई ऐड वगैरह से उसके लिए इनकम हुआ, तो ऐड हो गया क्या चीज़, रेकरिंग नेचर का होगा, जो बार बार होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, ठीक ना। जैसे अभी क्रिकेट होगा, अभी वर्ल्ड कप चलने वाला है, ऐड से उसको इनकम होगा ना, जो प्रचार वगैरह देगा, क्या ड्रीम 11 में पैसा लगाता है, जो हमेशा उसको आएगा पैसा, वो सब क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का हो गया। कैपिटल नेचर के लिए क्या हो गया, जैसे कोई कंपनी हुआ कंपनी बोला कि ठीक है हम इतना लाख रुपया दे देते हैं आपको, अगले 10 वर्षों तक आप हमको प्रचार कीजिए, तो क्या हो गया, कैपिटल नेचर हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे कंपनी होता है, देखना उसको लंबी अवधि के लिए प्रचार करते रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने क्रिकेट टीम में क्या होता था, जर्सी जो इंडियन टीम पहनता था, पहले पहनता किसका, सहारा का पहनता था, क्या बहुत दिन तक चला ये। अभी कौन, वीवो कुछ दिन पहले जो वीवो IPL था, तो किसका पहना, IPL होता था जियो वाला का पहन लेता है, तो एक तरह से वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है बहुत सारे। क्या अभी किसका पहनता है, अभी भी पहनता है किसका, तो ये सब जो है जर्सी, तो वो एक कितना दिन था, लंबी अवधि तक सहारा चला, क्या तो एक तरह से वो कैपिटल नेचर हो गया, समझ में आ गया ना। तो इसी को बोलेंगे रिसिप्ट, मतलब कोई भी हो प्राप्ति, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो और कैपिटल नेचर, सभी को सभी लिखेंगे। हम लोग को इस चीज़ को जानना है। आप बोलो कि सर सब चीज़ तो लिखना ही है, रिसिप्ट जानने से फ़ायदा क्या है, तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो पहले समझेंगे तभी वहाँ बनेगा, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू नेचर को सिर्फ लिखा जाता है। यहाँ पर कोई भी प्राप्ति है सभी को सभी लिखा जाएगा, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल नेचर का है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें कोई आउटस्टैंडिंग शब्द नहीं लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग किसी प्रकार का कोई आइटम हो उसको नहीं लिखेंगे, या कोई एडवांस टाइप की चीज़ हो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये कोई बकाया है या कोई ड्यू है, इसको नहीं लिखा जाता, क्योंकि नेम ही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आएगा जो जाएगा उसी को लिखना है। ये नहीं कि हम किसी वर्कर से काम करवा लिए मजदूरी, उसको पेमेंट नहीं किए, तो ऐसा आइटम को नहीं लिखना है, मतलब उधार टाइप के चीज़ में कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक ना, बकाया कोई भी चीज़ नहीं लिखा जाएगा, ठीक ना, इस बुक में। इन द सेम वे उसका पेमेंट को भी लिखा जाएगा, तो रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट को लिखेंगे, पेमेंट साइड में पेमेंट को लिखेंगे,
पेमेंट मतलब जो खर्चा हुआ, चूँकि जब हम लोग बिजनेस करेंगे, जो संस्था होगा तो उसमें खर्चा होगा, क्या होगा, कोई वेजेज हो सकता है, कोई सैलरी पेमेंट करना पड़ सकता है क्या, उसके बाद परचेज करना पड़ सकता है, जैसे फर्नीचर परचेज करेंगे वो भी पैसा आ जाएगा क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो सकता है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो सकता है, गेमलिंग एक्सपेंस हो सकता है क्या, ठीक ना। तो ये सब खर्चा हो गया, कैरिज हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज हो गया, बहुत सारे एक्सपेंस हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब पेमेंट हो गया, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक में, ठीक ना। इसी को बोलेंगे हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसको फॉर्मेट देखना है कि कैसे बनेगा, क्या परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो अब परफॉर्मा बनेगा, तो परफॉर्मा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक ना। इधर लिखा जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो प्राप्ति होगा, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा, इस साइड में लिखा जाएगा पेमेंट, यहाँ पर लिखा जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या बताएं, रिसिप्ट है जो रिसिप्ट लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट होती है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से, ठीक ना। एकदम अच्छे से समझना, चूंकि एग्जाम में लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक ना। और तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे पूछेगा तो हम लोग बीकॉम में एक पेज को नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पर 3-4 पेज में लिखा जाता है। इंटर की तरह ही नहीं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है वो लिख दिया हो गया, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा, व्हाट डू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप गैर व्यापारिक संस्था से क्या समझते हो। तो गैर व्यापारिक संस्था क्या है उसके बारे में लिखना है, गैर व्यापारिक संस्था में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है वो लिखना पड़ेगा। फिर गैर व्यापारिक संस्था जो वित्तीय विवरण कौन कौन सा उसका होता है, या बुक्स पे कौन कौन सा होता है, जैसे रिसीट पेमेंट अकाउंट बैलेंस शीट, ये सब सारा चीज़ लिखना पड़ता है। उससे भी नहीं होगा तो इसका फॉर्मेट बना देंगे। हाँ ठीक है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है, वीडियो है अपनी जगह पे है, तो सब यहाँ सामने हो तो पूछ भी सकते हो, कुछ बोलना। हाँ सब चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक पेज नहीं लिखना आंसर, क्योंकि यहाँ 20 मार्क्स का एग्जाम होती है, एक क्वेश्चन होती है, ठीक ना। जैसे एक पेज हम सही लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे तो तीनों पेज देखता हो। तो तुमको क्या लगा फ्री में नंबर देगा क्या, वो अच्छे से लिखना होगा, तो इसलिए सब चीज़ को समझना है। इस फॉर्मेट को भी देखकर आप क्या है, परिभाषा कैसे किया जाएगा, कोई चीज़ को डील कैसे किया जाएगा, अब हम लोग को खुद से समझना है। इस चीज़ को देख कर देखो, अगर पूछेगा रिसिप्ट पेमेंट क्या है, तो इस चीज़ को देखने से क्या पता चला, देखो ऐसे होगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये कैश बुक की तरह बनाई जाती है। इसका शुरुआत जो होती है ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस से होती है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट साइड में रिसिट लिखी जाती है, उसको क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखी जाती है, ठीक है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने टाइप के, चाहे वो रेवेन्यू नेचर को या कैपिटल नेचर को, सभी प्रकार के रिसिप्ट को लिखी जाती है। इसमें किसी प्रकार के उधार मतलब अदत्त मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या ड्यू चीज को मेंटेन नहीं की जाती है, ठीक ना। इसमें ओनली उसी आइटम को लिखा जाएगा जो एक्चुअल में कैश प्राप्ति हुआ हो, ठीक है। इसमें उधार जितना भी होती है उसी को एंट्री नहीं की जाएगी, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद उसकी क्लोजिंग होती है कैश इन हैंड से, और कैश एट बैंक से भी वो अकाउंट क्लोज कर जाती है। लास्ट में रिसिट और पेमेंट जो होती है इक्वल हो जाती है, तो हम लोग समझते हैं कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट सही बना है, ठीक है। इस तरह से देख करके भी बना सकते हैं, जो फॉर्मेट से ही पता चलता है। इतना लिखने के बाद फिर फॉर्मेट बना देंगे, अपने आप को 3-4 पेज हो जाएगा, ठीक ना। उसके साथ साथ ये भी लिखेंगे कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है ये गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाई जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। देखो कितना आसान है, एकदम इजी वे से, यहाँ रटना नहीं है, समझना है हम लोगों को, ताकि एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर हम लोग रट के जाएंगे तो ये संभव नहीं कि याद रख के जाएंगे वहाँ लिख देंगे, कॉपी पेस्ट नहीं, यहाँ पर समझ के जाना है, कॉन्सेप्ट को बना के चलनी है, ठीक ना। तभी वहाँ पे अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब ऑनर्स हो गया, डिग्री, ठीक ना। कोई दिक्कत?
डिग्री हो जाएगा तो शिक्षित में गिनती हो जाता लोग ना, क्या समझदार जो होता है, देखते हो जाते हो तो इंसान क्या कहता है कि अरे यार तुम तो अब समझदार हो, ग्रेजुएट लड़का हो, फिर भी तुम गलती कर दिया। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन हाई है। इन द सेम वे एग्जाम में भी जब तुम लिखोगे तो तुम्हारा भी एक्सपेक्टेशन उसी तरह से रहेगा कि नहीं अच्छा से लिखा हुआ, ग्रेजुएट बच्चा के लिखा हुआ है तो इसलिए अच्छा से लिखना पड़ेगा ना, ठीक ना। इसी तरह पार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड, मतलब जो भी ओपनिंग कैश रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक, ठीक है। उसके बाद फिर टू साइड में जो भी प्राप्ति हो रहा है, जैसे डोनेशन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, एंट्रेंस फी, मेंबर फी, ठीक है। इस तरह से मेंबर्स फी हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ ग्रास हो सकता है, कोई भी सेल ऑफ कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो गया, कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल करने से प्राप्ति हुआ, इन सभी को लिखेंगे, ठीक है। जो भी पैसा आ रहा है सबको इस साइड लिखेंगे। उसके बाद बाई साइड में जैसे लिखेंगे बाई सैलरी हो सकता है, क्या वेजेज हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है, कैरेज हो सकती है, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट इधर भी है इधर भी है, तो इधर का मतलब इंटरेस्ट रिसिप्ट मतलब आया होगा इंटरेस्ट, या इधर का मतलब पेमेंट किए होंगे, जैसे हम लोन लिए होंगे किसी से तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम पैसा डिपॉजिट किए होंगे इंटरेस्ट आया होगा तो इधर चला जाएगा इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट क्रेडिट भी लिखा हुआ इसका मतलब प्राप्त हुआ है, और डेबिट रहेगा इंटरेस्ट लिखा हुआ तो उसका मतलब भुगतान हुआ होगा। हमेशा याद रखना कि कोई भी इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक ना। ये हो गया। फिर कोई भी परचेज करेंगे फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ठीक ना। बहुत सारे खर्चा हो सकता है, ठीक ना। और लास्ट में लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक ना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। इस तरह से दोनों मैच करेगा। अगर क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं दिया रहेगा तो ये बैलेंस निकल जाएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चलेगा, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग कैश दिया हुआ, ये ओपनिंग नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग निकल जाएगा। और जिस क्वेश्चन में ओपनिंग भी दिया हुआ कैश बैलेंस और क्लोजिंग भी दे रखा है तो दोनों मैच कर जाएगा जब बनाएंगे। तो अगर मैच नहीं किया तो इसका मतलब हम लोग गलत बनाए। तो इस तरह से इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए।